अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई से 2 दिन पहले और टेलीग्राफ में इमरान खान का आर्टिकल छपने के 5 दिन बाद DGISPR ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उठने वाले सवालात पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द अमल दे दिया है और तहरीक इंसाफ ने उस रद्द अमल पर रद्द अमल दे दिया है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के साथ डील, आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत, सऊदी अरब पर PTI की हुकूमत गिराने के इल्जाम, अमेरिका को अड्डे देने, भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, भावलनगर में फौजी और पुलिस एहलकारों का तसादुम, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब, हाल ही में कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर की अचानक कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट और सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ मुहिम पर पाक फौज का मौक़िफ़ मीडिया और आवाम के सामने रखा। साथ ही 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से आर्मी तनसीबात पर हमलों पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेरियार आफरीदी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और शानदाना गुलजार के ऑडियो और वीडियो पैगामात भी शामिल थे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद DGISPR से 9 मई के हवाले से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने सख्त मौक़िफ़ दिया और कहा, हम सब ने इस वाक़े को अपनी आंखों से होते हुए देखा और अवाम और फौज दोनों के पास शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, ये इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है। देखें, 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं, वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के ख़िलाफ़, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़, एजेंसियों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। इस पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने जवाब देते हुए कहा कि कैमरे की आंख ने तमाम मनाजिर रिकॉर्ड किए हैं तो हमें भी दिखाए जाएं। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो CCTV फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है यहाँ? इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। CCTV फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने मिटा दिए हैं। DGISPR से यह सवाल भी किया गया कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस पर देखिए उन्होंने क्या कहा। 9 मई करने और करवाने वालों के जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही? सवाल बनता है। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करें, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर
लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी अहाता करें। कहां से फंडिंग आ रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया, चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था। अगर एक मखसूस सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इम्प्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। आपके सामने हुआ, जब वो झूठ बोले और झूठ बोलता जाए और आप उसके झूठ के आगे सच ना बोलें तो हर तरह का फरेब और प्रोपेगेंडा करेगा। 9 मई की असल हकीकत ये है कि वो सियासी टोला शह पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचा कि वो अपनी ही फौज पे, अपनी इदारों पे फिजिकली उसने हमला कर दिया। उसका गैज़ो गज़ब जब अवामी रद्द अमल देखा तो दूसरा झूठ और प्रोपेगेंडा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हम तो खुद मजलूम हैं। सजा और सजा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को कि मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। उसका जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनाकर 2014 के धरने से तहकीकात के आगाज़ की हिमायत करते हुए अपने मजीद मुतालबात भी सामने रख दिए। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जुडिशल कमीशन फिर 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करे, लेकिन वो जुडिशल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ ही अगर डीजी आईएसपीआर साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, जरूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किनकी बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम से कम पीटीआई में शामिल नहीं थी। इसके अलावा जब आज डीजी आईएसपीआर से यह सवाल हुआ कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बानी चेयरमैन है, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है उसको उसने मुस्तरद किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। लेट्स सी द फैक्ट। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट की। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत किधर है, वो तो उधर गया। अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया वो फौज के खिलाफ है, ऐसे नहीं है मेरे भाई। ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। आज जब डीजी आईएसपीआर से डील के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई सियासी टोला अपनी फौज पर हमलावर हो तो उससे बातचीत नहीं हो सकती। तासुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, किसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत,
में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। DGISPR से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर भी सवाल हुआ, जिस पर उनका जवाब देखिए। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज उसकी हियरिंग भी थी। उन्होंने ख़त लिखा, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें पाक फ़ौज के इदारे भी हैं, पाक फ़ौज पर जो है बातचीत की गई। सर बताइएगा कि क्या इस मामले की पाक फ़ौज के अंदर भी कोई इंक्वायरी हो रही है? ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इस ज़ेर बहस है। इट इज़ सब जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। हम इससे हट के, मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं होती। और ये कि हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को सियासी मामलात में उलझाने से किसी को फ़ायदा हासिल नहीं होता, नॉन प्रोडक्टिव। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साबिक कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर की कबल वक्त रिटायरमेंट और उनकी सियासी वाबस्तगी से मुताल्लिक़ खबरों पर भी वजाहत दी। कोर कमांडर मंगला थे एमन बिलाल साहब, जनरल एमन बिलाल साहब, उनकी बरतरफी हुई, उनको इस्तीफ़ा दिया गया, मजबूर किया गया। और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि उनका तल्लक एक सियासी जमात के साथ था, जिसकी बुनियाद पर उनको उस ओहदे से हटाया गया। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। अगर ज़्यादा सीनियर रैंक हो और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर। अभी हम 9 मई की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे ये कहा कि ये समझने से कासर है कि 9 मई में जो लोग करने वाले और करवाने वाले थे, क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। लेकिन जो फ़ौज ने तो अपना अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस तो बड़ी स्पीड से मुकम्मल कर लिया था। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। और जब DGISPR ने अंदरूनी एहतसाब की बात की तो उनसे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का सवाल किया गया। देखिए क्या जवाब दिया। अभी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। एक इंक्वायरी और इनिशिएट की गई थी, वो साबिक DGISI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, और एक जो हाउसिंग सोसाइटी थी उनके उस सारे मामले के ऊपर। तो सर ज़रा उसका जो अब तक का स्टेटस है उस इंक्वायरी का, वो ज़रा काइंडली शेयर कर दें। ये जो आपने इंक्वायरी की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वज़ारत दिफ़ा की हिदायत के मुताबिक सीनियर लेवल पे एक 2 स्टार जनरल जो है इस इंक्वायरी कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि इल्ज़ामात तो एक तरफ होते हैं कि इसके हक़ाइक़ तक पहुँचना है, उसके महरक़ात और हक़ाइक़ तक पहुँचना है, टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स, और उस पर सिफारिशात मुरतब होंगी। एंड दैट्स हाउ वी ऑपरेट इन ऑल इंक्वायरीज, बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट एलिगेशंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर DGISPR ने अमेरिका को अड्डे देने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ये बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और KP में अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। इस हवाले से माहिदा तय पा गया और इन अड्डों के पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे जी, पीरियड। DGISPR से सऊदी अरब पर रजीम चेंज के इल्ज़ाम के तनाजुर में पाक फ़ौज का मौक़िफ़ मांगा गया। तो देखिए उनका क्या कहना था। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान में के जो ताल्लुकात हैं वो एक आइडियल सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुसलसल इस तरह की बयानबाजी कर रही है, ख़ास तौर पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम जो है उसी बरादर मुल्क के ऊपर आयद कर रही है। इस पर क्या कमेंट? ये बहुत अफसोसनाक है। ये वो मज़मूम सियासी सोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हम नहीं तो कुछ नहीं। यही जो सियासी सोच है, क्या इन्होंने आप सबके सामने IMF को लिखा नहीं कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत किया जाए, ना दी जाए? क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए, दुनिया भर ने नहीं देखे? जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को इस तरह की बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। तो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे जाए और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। हमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, शिबली फराज, शेर अब्दुल मरवत और पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और 9 मई के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारी क़यास सराहियाँ मुज़ाकरात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ़ पिघलने के हवाले से हो रही थी। वो क़यास सराहियाँ तो दम तोड़ गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उस पर रद्द-ए-अमल आने के बाद। मगर
जुडिशल कमीशन के हवाले से DGISPR ने कहा कि वैसे सारे सबूत मौजूद है, अगर इतनी ख्वाहिश है तो उन्होंने 2014 तक के वाक़यात गिनवा दिए। जवाब में तहरीक इंसाफ ने 2018 के बाद के वाक़यात गिनवा दिए। तो क्या हुकूमत तैयार है कि जुडिशल कमीशन के तहत इन तमाम वाक़यात की एक साथ ही तहकीकात करा दी जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रऊफ हसन साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, PMLN के साथ भी उनका एक अरसा गुजरा। मियाँ साहब जब जलावतन थे लंदन में सऊदी अरेबिया से आके 2007-8 में, तो ये उनके क्लोज एसोसिएट भी थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के फवाद हसन साहब के बड़े भाई हैं, तो बहुत से ताल्लुक़ हैं। मैं ज़रा मोहतात होकर बात करूँगा कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए। जो बातें उन्होंने की हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा ये वीडियोस जो 9 मई की सरेआम आई, बरसरेआम जो दिखाई गई, उनमें ज़्यादातर वीडियोस जो है ना वो PTI ने खुद बनाई हुई और बड़ी फ़ख्रिया अंदाज में बनाई हुई हैं। उनके अपने जो हैं वो वीडियो मैसेजेस जो हैं GHQ के बाहर जो मैसेजेस थे, या कोर कमांडर के घर के बाहर जो मैसेजेस थे, बाकायदा जो ललकारे दिए जा रहे थे कि पहुंचो वहाँ पे, वो कोई फरिश्ते तो नहीं थे या खलाई मखलूक नहीं थी कि वो जो कह रहे थे, वो इनके अपने वर्कर थे। वो एक खातून है, मैं बुरा लगता है नाम लूँ, जो बार बार लोगों को कह रही थी। फिर दूसरी खातून है, मैं उनका अदब करता हूँ, जो वज़ीर हेल्थ थी पंजाब की PTI के ज़माने में, मैं उनका भी अदब करता हूँ। ये सारे लोग जो है, इनकी गुफ्तगू जो है, या तो ये कह देंगे गुफ्तगू भी किसी ने डब की हुई है, या कोई और बोल रहा है, या कोई खलाई मखलूक बोल रही है, या कोई और बोल रहा है। मैं बड़ा अक्लमंद आदमी समझता हूँ रऊफ हसन साहब को। इतना ब्लेटेंटली डिनाई ना करें। डिनाई वो चीज़ करें जो लॉजिकली डिनाई हो सकती है, जो चीज़ ऑलरेडी जो है बियॉन्ड एनी डाउट जो है साबित हो चुकी हुई है। आप उसको डिनाई कर रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान बना लेंगे। आप स्पोक्स पर्सन हैं PTI के, कोई अपनी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी का जो है वो ख्याल कर लें। जो स्पोक्स पर्सन है वो तो तहरीक इंसाफ ही का मौक़िफ़ रख रहे थे। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने आज जो ट्वीट्स भी किए हैं, उनकी भी यही राय है। फिर तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इमरान खान साहब का अपना अकाउंट है, उससे भी यही बातें आ रही हैं सामने कि तहरीक इंसाफ एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर रही है, साथ में मजीद तहकीकात का मुतालबा कर रही है और सवालात उठा रही है। अब DGISPR ने ख्वाजा साहब जो बातें की, जिसमें ज़ाहिर ऐसा लगा उन्हें निज़ाम इंसाफ से शिकवा है कि 9 मई का एहतसाब अभी तक नहीं हुआ, 2 दिन रह गए हैं दोबारा 9 मई आने में। मगर मसला ये कि इस निज़ाम इंसाफ और क्या करे। शहरियार आफरीदी साहब को इतनी अरसे तक गिरफ्तार रखा, आज उनके मीडिया टॉक तो वो दिखा रहे थे, इतने अरसे तक गिरफ्तार रखा, फिर MPO के तहत रखा, अदालत नाराज़ हो गई, कुछ नहीं साबित किया। शानदाना गुलजार साहिबा का दिखाया, उनके खिलाफ कुछ नहीं साबित किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज तक जेल में, उनके खिलाफ कुछ नहीं साबित किया। जिनका मिलिट्री ट्रायल किया था उनके फैसले हो गए, मगर इन रहनुमाओं को तो मिलिट्री ट्रायल नहीं किया। तो शिकवा क्यों है उन्हें निज़ाम इंसाफ से? कर देते साबित, अगर करना था कुछ सबूत सामने रखते। देखिए, मैं आपकी बात जो है दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन मैं फिर उसी बात पे जाऊंगा कि ये डिनाई करना कि कोई 9 मई का जो वाक़या है जो किसी की ज़हन की इख्तरा है, या को बनाया गया हुआ है, या कोई वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। वो लोग कौन थे जिन लोगों ने कोर कमांडर के घर के बाहर जो है लोगों को ललकारा, पुकारा, वहां पे पहुंचने की प्लानिंग हुई। और दूसरा सबसे बड़ा बात है, बड़ी बात है कि ये इनके बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं, उन्होंने टीवी पे आके कंडेम किया 9 मई को, जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कैद रहे, और उसके बाद जो है आके उन्होंने दास्तान कामरान शाहिद साहब को दास्तान जो है वो मेरे मोहतरम जो मुखालिफ हैं सियालकोट में, उन्होंने दास्तान बड़ी सुनाई आके, और साथ अपने इख्तलाफात भी बताए कि जी हम तो इख्तलाफ करते थे IK के साथ या इमरान खान साहब के साथ मीटिंगों के अंदर, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। ये भी तो सारा तारीख का हिस्सा है ना। ये भी जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से मामला जा रहे थे वो 9 मई की तरफ ही मामला जा रहे थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुतादिद जो वर्कर्स हैं वो इन वीडियोज़ में नज़र आते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ में खुद इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि मेरे कारकुन और कहाँ जाकर एहतजाज करते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, मगर जो इंटरव्यूज़ है वो तो जबरी इंटरव्यूज थे ना ख्वाजा साहब, जो कराए गए थे। नहीं चले, मेरा मतलब है कि जबरी इंटरव्यू जो है कराए गए, वो इंटरव्यू हो गए,
चले मान ली बात, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ। 2 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने गुजर गए हैं, 5 महीने गुजर गए हैं, इलेक्शन भी लड़ ली है पीटीआई की टिकट के ऊपर, तो कम से कम डिनाई कर दें कि हमें हमसे फोर्सफुली ये इंटरव्यू करवाए गए और हमसे कहलाया गया और हम उसको डिनाई करते हैं। किसी ने तरदीद नहीं की, बल्कि फोन करके कहते हैं जी बाद का जज्बात में बात होती है तो जरा इग्नोर करते हैं। इस किस्म के फोन करते हैं। ये कोई मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल इसकी डिनाइल जो है, मैं कहता हूँ जरूर करें, बिल्कुल जरूर करें। जो जिनके जबरी इंटरव्यू हुए हुए हैं वो बताएं कि जी हमसे जबरी इंटरव्यू लिया गया है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से सबको कहता हूँ, असद उमर साहब को भी कहता हूँ, अली जैदी साहब को भी कहता हूँ, जो डार साहब हैं सियालकोट में उनको भी कहता हूँ, ये सबको कहता हूँ। असद उमर साहब तो अभी अपनी बातों पर कायम है। उन्होंने तो भी पिछले दिनों भी इंटरव्यू दिया, वो नहीं मुकर रहे अपनी बात से। मैं दीगर की बात कर रहा हूँ। असद उमर साहब तो अभी अपने मौक़िफ़ पर कायम ही है जो उनकी तरफ से बातें की गई थी। नहीं, बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम है। मेरा मतलब है कि जो पीपल हु हैव यू नो कोई थोड़ा बहुत जो है वो एक रिस्पेक्टेबिलिटी या कोई लोगों को मुंह दिखाने का एक जिसको रहना चाहते हैं कि भाई हमारा कोई कॉल ऑफ फेल में या हमारी गुफ्तगू में कोई तजादात ना हो, वो आज भी अपनी, मैं असद उमर साहब के मतलब कह देता हूँ कि वो आज भी हैं, लेकिन बाकी बताएं कहाँ पे है। Why don't they own or disown what happened on 9th of May? शफकत महमूद साहब हैं और बहुत से लोग हैं, वो आके टीवी पे बोलें। वो क्यों नहीं बोलते? दलेरी पकड़े ना, आए टीवी पे बोले, डिनाई करें इन चीजों को जो है, क्यों नहीं डिनाई करते? हर बंदा मगर फिर इससे आगे बढ़ने के लिए बड़ा लाजमी ना ख्वाजा साहब कि इसको साबित किया जाता। 2 दिन बाकी रह गए 9 मई में। अब मसला ये है कि आज जब DGISPR ये कहें कि सिद्क़े दिल से माफी मांगे, तो यानी कि जब माफी का कहने तक नौबत आ जाए तो साबित नहीं हो रहा ना फिर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई शख्स जो है इंसिस्ट कर रहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ ठीक हुआ और एक नेचुरल आउटकम था, बिल्कुल जो है कोई नेचुरल आउटकम नहीं था या कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस एक्सट्रीम के ऊपर पाकिस्तानी शहरी जो है इस एक्सट्रीम के ऊपर जाए। बिल्कुल कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सारा कुछ हुआ। अब मुझे बताएं ये बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक तरफ इमरान खान या उनके हवारियों का ये सारे का सारा मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो है वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी हमने बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी है या DGISI से बात करनी है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मेरा अगर कत्ल हुआ तो मेरा कत्ल का जिम्मेदार जो है, मेरा कातिल जो है वो आर्मी चीफ होगा। दूसरी तरफ कहते हैं बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे। मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उनके, और हाँ फिर उसके बाद जो है अलीमा खान साहिबा का बयान आया है कि ज्यादतियाँ हुई हैं, पहले भी ज्यादतियाँ हुई हैं। अब पता लगा जब हमारे साथ ज्यादती हुई हैं कि ज्यादतियाँ पहले भी हुई हैं। मिलके जो है इंसाफ के सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ, मिल करें। उनके भाई साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर तैयार ही नहीं है इस बात पे आने का। और मैं आपकी वसातत से तमाम उन लोगों को जो कहते हैं हमसे जबरी इंटरव्यू लिए गए, उन तमाम को कहता हूँ टीवी पे आके डिनाई करें। मैं भी तो कैद रहा ना, मेरे साथी भी तो कैद रहे ना। आपने अभी नाम लिया है, मिफ्ता का लिया है, शायद अब्बासी का लिया है, और बहुत से दोस्त कैद रहे। हम उसी मौक़िफ़ पे अड़े रहे जिस मौक़िफ़ पे जेल जाने से पहले थे, उसी मौक़िफ़ पे खड़े थे जब जेल से रिहा होके आए हैं, और आज भी खड़े हैं। और ये चीज़ जो है ये इसमें कंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी जो है वो उनके बयानात में है, PTI के बयानात में है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आप देखें अब क्या मैं किसका आपको बयान करूं कि क्या क्या उन्होंने कहा और क्या क्या किस चीज के ऊपर वो स्टैंड कर रहे हैं। खुद किसी और की बात ना करें। PTI के आप देखें क्या इस वक्त जो है धमा चौकड़ी और रौला पड़ा हुआ है। PAC की जो चेयरमैनशिप है, जो बेसिकली बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन उसके लिए आपस में झगड़ा पड़ा हुआ है। ये लोग जो है ये एक हजूम है, ये तो सियासी पार्टी नहीं है। क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया, मैं इस टॉपिक पे वापस आऊंगा, मगर क्या मरवत साहब की आपसे गालिबन मुलाकात हुई थी इस हवाले से? क्या बात हुई थी उसमें? देखिए मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर आपने एक सवाल पूछा है, मैं आई विल नॉट डिनाई दैट। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने PAC के हवाले से ही मुझसे बात की थी।
बाकी जो बात हुई थी, डिस्कशन यही हुई थी कि उनका नाम, उन्होंने कहा था मेरा नाम रिकमेंड हो रहा है, हो गया हुआ है, बल्कि वाकई उस वक्त हो गया हुआ था। ये तो अब वकास साहब का आया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर के उनका चेयरमैन जो है जरूरी अपॉइंट करना है। चलें, मान लिया हम कर देंगे अपॉइंट जो है, लेकिन ये कि वो नाम बताएं ये नहीं है। पहले भी कोई ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है और अब भी जो है ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। गवर्नमेंट की ये एक इस्तेकाक है कि वो अपोजिशन से किसी शख्स को जो है वो चेयरमैन बना दे। वो 2-3 दिन, बेशक 2-3 का पैनल दे दें, उसमें हम पिक कर लेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई जो उनकी इस टॉपिक पे आते हुए अब आज DGISPR साहब ने कहा कि माजी की बातें करते हुए कि किस तरीके से ज़ाहिर 2014 के धरने के मकासद का भी अहाता करे वो कमीशन, पार्लियामेंट पर हमला केस कैसे हुआ इसका भी करे, PTV पर हमला कैसे हुआ इसका भी करे, जब आप पासपोर्ट जलाएं, बिजली के बिल जलाएं, सिविल नाफरमानी करें, हुकूमत के रिसोर्सेज से इस्लामाबाद पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज से इस्लामाबाद पर धावा बोल दें, IMF को ख़त लिखें, कहाँ से फंडिंग आई, कहाँ गई। तो इन सब का अगर एहतसाब ना किया तो 9 मई तो होना था। अच्छा, ये जो 2014 से मामलात गिनवाए हैं DGISPR ने और उन्होंने कहा कि 9 मई तो होना था, ये तो उनके अपने इदारे के खिलाफ भी चार्जशीट है ना। ये सवाल तो वो फिर पूछें जनरल ज़हीरुल इस्लाम से, जनरल रिटायर्ड बाजवा से, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से, जनरल रिटायर्ड पाशा से कि 9 मई तो होना था जब आप सब ने ये हरकतें की हैं। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों के आपने नाम ले लिए, मेरे तो पर चलते हैं इनके नाम लेते हुए जो है। जिन हस्तियों के आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि इनका एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उससे जो है उस अदारे की जो अदारा हमारी फ़ौज का, हमारा जो एक दफा का अदारा है जिसकी कुर्बानियाँ जो हैं पिछले 75 साल में, एक पूरी लंबी दास्तान है उस अदारे की। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से जो DGISPR ने आप कह रहे हैं की हैं बातें जो हैं, इनसे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगी कि ये लोग जो इंजीनियरिंग करते रहे हैं माजी के अंदर जो है, और ये जो मुल्क को डिस्टेबलाइज किया है, आज जो खलफशार है पिछले 4, 5, 6 साल से, अगर नवाज शरीफ को 2017 में घर ना भेजा होता और अकामा जो है, जो आज अकामा जो है उसकी और इंटरप्रिटेशन है, उस दिन और इंटरप्रिटेशन थी। जब मेरे पास अकामा था उसकी इंटरप्रिटेशन और थी। अगर ना किया होता तो मुल्क कहीं ना कहीं पहुंचा होता। आज जो हम सरगर्दा हैं और ये फिर रहे हैं कशकोल लेके, कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाया गया और उसके बाद मगर ख्वाजा साहब, ये सब जो हुआ, जिन वाकयात का DGISPR जिक्र कर रहे थे, 2014 में एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर से 2014 के धरने के दौरान एक सिटिंग सर्विंग DGISI ने इस्तीफा मांगा था, जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। उसके बाद ये कह रहे कि ये सब तो होना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते थे इन हमलों में मफरूर होने के बावजूद एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकलवाने के लिए इमरान खान साहब, मगर बैठे होते थे क्योंकि इदारा खड़ा था ना उनके साथ, तो इदारा जिम्मेदार है इन सब चीजों का। उनके आलाकार बने शाहजेब, उनके आलाकार बने, ये उनके चमचे थे इमरान खान साहब। ये उधर कंटेनमेंट बैठ के जो है इशारों का इंतजार करते थे कि उंगली खड़ी हो गई है या उंगली किधर गई है, वो सब के उंगलियों का इंतजार करते थे। ये उन्होंने अंपायर की उंगली, इन्होंने कहा था ना, ये लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था ना, ये उंगलियों के जो फर्क था वो तो इमरान खान साहब का था कि किसकी उंगली जो है पारे से उठती है या कहीं से उठती है, वो उठाई जाए। तो ये सारी चीजें जो फिर सामने आएंगी, क्या क्रेडिबिलिटी इन लोगों की रह जाएगी फिर? ये जो मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करते हैं सारे के सारे, इनके पल्ले क्या रह जाएगा फिर? करें, बिल्कुल करें। तो ख्वाजा साहब, इदारा जुडिशल कमीशन की बात क्यों कर रहा है अपने अंदर? वो आज खुद कह रहे थे खुद एहतसाबी होती है, तो अपनी खुद एहतसाबी तो खुद करें ना आज तक के वाकयात की, कि क्या क्या किस किसने किया है और अपने ओथ से तजावुज करके किया है। देखें, जो 2014 की आप बात कर रहे हैं या 2017 में जो वाक़यात हुए आप उनकी बात करते हैं, उसमें तो और भी अदारे शामिल हैं, उसमें आपकी अदलिया भी शामिल है, उसके और भी बहुत से लोग शामिल हैं। उसमें एक सियासी पार्टी जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं वो शामिल है, और सियासी पार्टियां शामिल हैं। उसमें जो एक साहब वो वहाँ से आए थे, कनाडा से जो इंपोर्ट हुए थे, जिनकी पैकिंग भी अब कनेडियन होगी हुई है, वो वहाँ से लाए गए, यहाँ पे कब्रें खुदवाई गई यहाँ पे, और मारा पीटा गया, हमले हुए,
कई महीने जो है पार्लियामेंट में जो लोग जो है आम रास्तों से नहीं जा सकते थे। कहाँ लंबी स्टोरी, आप किसी लंबी स्टोरी आज तक चल रही है ना। हालिया दौर में भी जजेस इल्जामात लगा रहे हैं, फिर हालिया इंतखाबात पर भी सवाल उठ रहा है, स्टोरी तो चले जा रही है क्योंकि माजी का एहतसाब नहीं हो रहा है। मेरी बात सुने, जजेस जो हैं कोई जो जितने हम गंदे हैं या जितने कोई और जिसपे इल्जाम आपकी जो आप हमारी बहस हो रही है उन पे लगे हुए हैं, जजेस कौन से दूध के धुले हुए हैं? मैं शुरू हो जाऊं सारे के सारे सब जो है कहानियां उनकी जो है किसी वकील से पूछ लें और किसी सियासी वर्कर से पूछ लें। कोई आज नेक हुआ है, कोई कल नेक हुआ है, कोई परसों नेक हुआ है, लेकिन पिछले महीनों में और सालों में और उसमें जो है उनकी नेकियां कहाँ थी? तो ये अच्छी बात है कि नेक हो गए हैं, अच्छी बात है कि असूलों की बात करते हैं। यहाँ पे कोई अदारा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी तारीख जो है वो दूध की धुली हुई है। हमारी तारीख जो है वो काबिल फख्र है। हमारा एक कलेक्टिव एक एतराफ का जो है उसकी जरूरत है, एक कलेक्टिव एतराफ की। जो सारी अशराफिया हमारी हुक्मरान जो है उसके तमाम कंपोनेंट्स को एक कलेक्टिव एतराफ करना चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, बार बार ज्यादती की है। अदलिया ने की है, सियासतदानों ने की है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है, मीडिया ने की है। ये जो आप कह रहे हैं इस्तीफे की बात, ये इस्तीफे का एक टाइकून पैगाम लेके आया था मियां नवाज शरीफ के पास। अच्छा, आप इस्तीफा दे दें जी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिर मियां साहब ने क्या कहा उस टाइकून को? मैं आपसे हमेशा दिलचस्प बातें करता हूँ। मैंने कब जो है गैर दिलचस्प बातें की हैं? अच्छा, फिर टाइकून को क्या जवाब दिया मियां साहब ने? मियां साहब ने जो वही जवाब दिया जो मियां साहब ने मुशर्रफ को दिया था या मियां साहब ने गुलाम इसाक खान को दिया था। मियां नवाज शरीफ तो नहीं मानता इन बातों, चाहे वो टाइकून हो और चाहे वो कोई और हो। मियां नवाज शरीफ तो नहीं मानता इन बातों को। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अदलिया के हवाले से भी सवाल उठा रहे हैं और जो सवाल उठ रहे हैं आज अदलिया में समाअत भी हुई है, वो अहवाल आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुद नोटिस की अहम समाअत हुई है, जिसके दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क की दीगर वकला तंजीमों ने भी अपनी तजावीज़ जमा कराई हैं। अस्कुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुशर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अभी नहीं मिला। हुकूमत का जवाब दाखिल करने के लिए हुक्मनामा वज़ीर आज़म को दिखाना ज़रूरी है। आज हुक्मनामा मिल जाए तो हुकूमत कल तक अपना जवाब दाखिल कर देगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अहम रिमार्क्स दिए और कानूनी और आइनी नकात पर जजेस की आपस में बहस भी हुई। खास तौर पर जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स से चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने इख्तिलाफ किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को सच बताने में ना डरें, सब मान रहे हैं कि मुदाखलत होती है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि अगर कोई कंप्लिसिट है तो उसे घर चले जाना चाहिए। It is not 6 judges' letter. They have highlighted a phenomena which has existed. ये phenomena ना धरने judgment से ख़त्म हुआ, ना किसी और judgment से ख़त्म हुआ। In 2018 and 2019, the High Court judges, जो independent judges थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा challenge Supreme Court का complicit होना था। आप सब मान रहे हैं कि interference होती है, लेकिन उसका deterrence बता दें in light of all the High Court's responses that has been received. I think that would be more appropriate. It has gone now beyond these 6 judges' letter. We will exclude the time that the bench takes during your response. इस पे तो कंसेंसस है कि इंटरफेरेंस हो रही है। नहीं, उसके लिए भी हम आपसे पूछ रहे थे कि हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, आज से नहीं हो रही, जब से भी हो रही है हुकूमत कुछ नहीं। तो हम करेंगे ना सर, जुडिशरी करेगी ना। हम आपसे पूछ रहे कि वो अमल बताया जाए कि हम किसी के मोहताज ना हो, हम खुद कर सकें। तो 70 साल ये तो सर फिर इनफ इज इनफ। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। हम सजेस्ट करेंगे। रियलिटी बहुत डिफरेंट है प्रेसिडेंट साहब। हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट आप सॉरी टू से आई हैव टू इंटरप्ट, प्लीज प्रोसीड विद योर केस। पीपल मस्ट नो द ट्रूथ। यस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। My lord, the truth should come from somewhere else.
if you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? So let me I mean, first. sorry, I will put it very bluntly. If you are complicit, don't sit here. Let me start. Let me start. Let me start. I'll read. Let's my lords. Let's not enter into a debate. It is not I that I have said it. It is the Attorney General who said it. Everybody said it in the High Well, Court. Lord, it is. Yes, it is so recorded in the High Court's comments. But in the High Court there were judges. Well, Lord, let me start from here. 3rd of November, order passed by a 7-member Nobody bench. can disagree with that. सुन तो लेना जरा. The judiciary was restored with people's power, and this court could not dare issue contempt in that matter. That is the phenomena that is before us. आप कह रहे हैं कि ये जो है, ये हाई कोर्ट के जज, सिविल जज जो है, ये कंटेम्प्ट करें. दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, अगर आप कहें कि उन्हें इस्तेमाल भी ना करो तो यहाँ ये हमारी भी कमज़ोरी हो गई. जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि 6 जजेस ने सच बोला और उनसे मुल्जिमों की तरह का सलूक हो रहा है. इसका मतलब है कि अगर कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये होगा. हमारे पास कंटेम्प्ट का इख्तियार है, हमारे पास क्रिमिनल लॉ का इख्तियार है, बहुत सारे इख्तियार हैं. अगर आप कहें कि आप इस्तेमाल भी नहीं करो, हमारी में कमजोरी हो गई थोड़ी बहुत, क्रिटिसिज्म और झूठ में बहुत फर्क हो. ज्यादा पुरानी बात नहीं है. यहाँ के एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला और तमाम मीडिया ने झूठ चलाया. ठीक है ना, ये किसी ने पूछा आपके पास इसका कुछ सबूत है. बाकी दुनिया में ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जरा बड़े करे ना, तो फिर देखिए डेफेमेशन में होता क्या है, उनकी जेबें खाली हो जाएंगी. सिंपल सी बात ये है. जब तक आप ये देखिए, ये हर तरीके से प्रेशर आ सकता है. ऐसा भी प्रेशर आ सकता है, हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रेशर बन गया है क्योंकि इन्होंने कहा हम एक बेलगाम है, हमें कोई रोक नहीं सकता है. आपने जो ओथ तो नहीं लिया है ना जज बनने के वक्त, मैंने लिया है जी. बिल्कुल. तो ये मेरा फर्ज, इसमें मेरी दो राय नहीं कि मैं आज इंडिपेंडेंट बैठना चाहता हूँ या ना बैठना चाहूँ, आज प्रेशर में आना चाहता हूँ या ना आना चाहूँ. ठीक है, आप यकीनन आप भी मुझे प्रेशर डालेंगे अपने दलाइल से. इंटेलेक्चुअल प्रेशर हो गया, हो सकता है आप डांट डपट के मुझे प्रेशर डालें. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं, मगर ये फर्ज है मेरा, इसमें दो राय नहीं है. बिल्कुल. आपका ये फर्ज नहीं है, तखाम हमें मिलती इसी बात के लिए, नहीं तो घर जाए. आप एक चीज को देखें, रियलिटी को देखें. 6 जजेस ने एक इशू रेज किया जिसको सारे हाई कोर्टों ने न सिर्फ एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हमारे साथ भी हो रही. उन 6 जजेस के साथ इस पीरियड में हुई क्या है? तभी तो हम यहाँ हैं सर. सुन लेना, they've been treated as an accused. अब इसका मतलब है कि कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये होगी. ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में वो डेटरेंस क्या हो. इट इज अ फिनोमेना जिसको ये सारी हाई कोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं. आज दौरान समाज जस्टिस जमाल बंदूखेल की भी कानूनी नकात पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह से बहस हुई. 1 by 1 जो इसको अगर हम 2 स्टेप्स में कर लें. पहली बात तो ये कि हम अपने आप को पर्सनली, हर शख्स इंडिविजुअली, हर जज अपने आप को इतना स्ट्रांग कर ले कि किसी को इतनी जरूरत ना हो कि उससे अप्रोच करने की कोशिश करे, और अगर करे तो इतना स्ट्रांग हो कि उसका कोई ये बिल्कुल सही बात है. लेकिन सेकंड स्टेप में ऐसे डिटरेंस होनी चाहिए कि अगर कोई करेगा तो ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. अब मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम सब बैठे हुए, हम 6 जजेस, आपका क्या ख्याल है, कोशिश नहीं की होगी हम पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हम सब बैठे हुए, कोई कह दे कि किसी ने हमको प्रिवेल किया. मैं ये कहता हूँ कि कोशिश की गई, मुझ पे भी बहुत कोशिश की, हम सब पे की गई होगी, नहीं कामयाब हुए. अगर मैं कमजोर हूँ तो वो कामयाब हो जाएगा. इससे मुझे हमें अपने आप को मजबूत करें. इससे मुझे जी सर, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ विद ग्रेट रिस्पेक्ट, इसके साथ एक प्रॉब्लम है. हम क्या ही रहे हैं कि ठीक है इंटरफेरेंस हो, हमें इतना तकड़ा होना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए इंटरफेरेंस इज इनटॉलरेबल. और हम एक सेकंड सॉरी, मैं नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं हो रही है, इसको रोकना है. सुन तो लेना. अहमद साहब, आप प्लीज आर्ग्यू कर लें, अदरवाइज हम लोग आपस में लगे रहेंगे. आपको हम सुनना चाहते हैं. आप हमें बता दें हाउ टू. वैसे मैं आपको एक लाइटर नोट पे बात बता दूं. किसी ने मजाक में, एक जज साहब ने मुझे कहा था कि जी जज को सुनना ज्यादा चाहिए और वकील को बोलने दें. आप हर ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हो, कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है. मैं ये बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आप निकाल के तो देखिए जज को.
आप किसी को भी ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकते हैं। जज के पास कितनी दीवारें खड़ी हुई हैं, आइन ने प्रोटेक्शन दिया है, अब आपको अपॉइंट हो गए, अब आपको कोई नहीं निकाल सकता, एक ही इदारा निकाल सकता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। किसका इदारा है? ताबे है एग्जीक्यूटिव के? नहीं। पार्लियामान के ताबे? नहीं। वकीलों के ताबे? नहीं। अपने ही लोग हैं, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी और नेक्स्ट सीनियर एंड 2 चीफ जस्टिसेस। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है कि 62 साल तक आप रिटायर होकर जाएंगे, आपको नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर इतनी प्रोटेक्शन के साथ और फिर कंटेम्प्ट के पास और इतने कौन सी किस आपके पास है कोई कंटेम्प्ट के पास? आपको कोई घर में कुछ कहे, आप जाएंगे थाने में रिपोर्ट करवाने। तो देखिए अब ये बात तो नहीं है कि जी हम बिल्कुल ही कमजोर हैं, नहीं, ये मैं इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। और ये कोई जज पाकिस्तान में सब जज सुने, ठीक है, मेरे हिसाब से सिविल जज इतना ही पावरफुल है जितना दूसरों को होना चाहिए। मैं इसलिए और ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं उसकी क्या मजाल है, उसकी क्या मजाल है, बिल्कुल उसकी मजाल है। वो खड़ा हो और अपना लोहा मनवाए सबके सामने। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की भी अदलिया पर दबाव से मुताल्लिक़ कानूनी बहस हुई और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी अहम रिमार्क्स दिए। Commitment should be with the oath that a judge takes at the beginning of career. Constitution के अंडर है। deterrence की आप बात कर रहे हैं, इस मुल्क में हैंगिंग्स हुई है, पब्लिक हैंगिंग, क्या फ़र्क पड़ा है? अभी जो क्राइम्स हो रहे हैं उस वक्त से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कमिटमेंट होनी चाहिए, दैट शुड कम विद इन दी जज कि मैंने अपने ओथ से कमिट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से करना है और शेयर करें दूसरों से कि ये अप्रोचेज आ रही है, क्या होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, सबने जो निशानदेही की है, अकेला ही डरे करना ये कि हम किस तरीके से टैकल करें उनको, जो भी इंटरफेरेंस है, चाहे वो मेरे भाई क्यों ना हो, चाहे वो मेरा कोई एग्जीक्यूटिव ना हो, उसको टैकल कैसे करें ये बताएं। जी मैं एग्री कि कोई भी मैकेनिज्म बना ले, जो आज एग्जिस्ट करता है मैकेनिज्म वो भी आप दिखा रहे हैं, जो आपके माइंड में है, जो आप प्रपोजल ला रहे हैं वो भी बना लें, एक नहीं 10 फायरवॉल्स बना लें। एंड ऑफ द डे जज मैटर्स। यस, वो जज जो अप्रोच हो रहा है या हुआ, उसको खड़ा होना है जी, उसको कुछ करना है। सिस्टम दैट वी नीड टू डेवलप बिकॉज मार्केट में टेबलेट तो नहीं अवेलेबल ना टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग जज है ना, वरना बाजार से ले आते। सिस्टम को डेवलप करना है, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, सारे वकील, चाहे गलत बात भी हो इकट्ठे हो जाते हैं आप हमारे खिलाफ, हम इकट्ठे नहीं हो पाते। सो हमें कोई सिस्टम बनाना है दैट वी स्टैंड फॉर अ जज हु स्टैंड्स फॉर द राइट, वन जुडिशरी स्टैंड्स बिहाइंड। कुछ कर ही नहीं सकते आप, मेरे किसी जज का कुछ नहीं कर सकते अगर सारी जुडिशरी इकट्ठी खड़ी हो जाए। एंड नंबर 2, इफ आई फाइंड आउट देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज जज, ही शुड बी थ्रोन आउट द सिस्टम इन अ मिनट। यस, बट बिकॉज ये नहीं हो रही दोनों, मेरे ख्याल से आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, हम सारे सोच ही रहे हैं ना, मेरे सिविल जज को आगे कोई जूता मार देता है, वो हाई कोर्ट तक खबर नहीं पहुंचती है, इग्नोर हो जाती है, बिकॉज सेशन जज कहता है चलो जी मुका कर लो आप। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इंटरनल सिस्टम। So the communication lines have to be so strong that the minute we find out that this has happened, action has to be taken. That's not how it works. आप जाके देखें सेशन जज उस जज को कहते हैं छोड़ दो यार, कोई बात ही कर लो, खत्म कर लो, वरना पता नहीं क्या हो, because there is no response system. No, how to deal with it. So communication. I think just qualifying that, it's not lack of communication, it's a lack of not standing up, as simple as that. The person knows about it, उनका मुकाव कर लो जी, खत्म। So it's not that he's unaware of this thing has happened, it's a thing that he does not want to inflame, let's call it, or whatever word you want to use there. But let me add, there are a number of incidents not reported. The session judge does not report them to the Chief Justice because he thinks that his administration in the district will get affected. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में तजावीज़ जमा करा दी, जिनमें कहा गया है कि अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, जजिस की जिम्मेदारियों और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी किस्म की मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करना समझ से बालतर है। जजिस का ख़त मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। किसी भी जज को कोई शिकायत हो तो अपने चीफ जस्टिस को आगाह करे, अगर मुतल्लिका चीफ जस्टिस कार्रवाई ना करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाए। दूसरी तरफ जस्टिस बाबर सत्तार के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को ख़त लिखा है, जिसमें अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की है। प्राइमरी शामिल करते हैं।
IMF के 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद अब हुकूमत 24वें IMF प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रही है और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। नए IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बात करने के लिए IMF का वफ्द इस माह पाकिस्तान आएगा और इतलात आ रही है कि IMF पाकिस्तान से नए टैक्स लगाने के मुतालबात करेगा। आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9% का टैक्स टू GDP पायदार नहीं है, इसे 13 से 14% की तरफ लेकर जाना है, लेकिन साथ ये भी कहा कि टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। टैक्स नादहिंदगान की सिम्स ब्लॉक करने के फैसले पर PTA की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारी मुतासिर होने के खदशे के बारे में वजीर खजाना ने जवाब दिया कि फॉरेन कंपनियां कैसे सिम्स ब्लॉक करने से नाराज हो सकती हैं। IMF वाली टीम जो है वो भी इंशाल्लाह इस महीने आएगी ताकि हम एक बड़ा और लंबा प्रोग्राम उनके साथ करें। एक तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इसको हम इंशाल्लाह परमानेंस की तरफ लेके जाएंगे। टैक्स टू GDP और 9% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमने 13 से 14% की तरफ लेके जाना है। पहला जो महीना था रिटेलर रजिस्ट्रेशन का ये था वॉलंटरी यहाँ काम बड़ा कम होता है, तो अब ये मई और जून है जब हमें इसको आगे लेकर जाना है। सिम वाला मामला उठाया है, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे नाराज हो सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जिनके पास 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 के वो मोबाइल के बिल दे रहे हैं वो फाइलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? कब तक आप उन्हीं शोबों पे और बोझ डालते रहेंगे? सोचने वाली बात है ना कि आज सैलरीड क्लास जो है उसको 50,000 पे टैक्स लागू हो जाता है। 1 लाख जब होता है तो 10% के दारोमदार में आ जाते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबका जो है उस पे हम और टैक्सेस डालते रहे। साथ ही उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ भी सामने रखी और पेंशन रिफॉर्म्स की भी बात की। ये जो पेंशन है सारा सिलसिला, और आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ी लाइबिलिटी है। मैं तो ये कहता हूँ द एज इज़ नाउ जस्ट अ नंबर, 60 इज़ द न्यू 40। तो ये मैं जिस इदारे को छोड़कर आया हूँ उसमें भी हमने ये पिछले साल एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में ये पहला कदम उठाया था कि रिटायरमेंट एज जो है हमने 60 से 65 साल कर दी थी। इस तरीके से बाय चेंजिंग द सर्विस स्ट्रक्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे काबू में आए। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई कम होने और उसके नतीजे में शरह सूद कम होने की तवक्को भी जाहिर की। बहुत पुरुमीद हूँ कि जिस तरह ये इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो ये पॉलिसी रेट इंशाल्लाह नीचे आना शुरू होगा। सितंबर 2025 तक ये 5 to 7% पे आ जाएगा। आज प्रोग्राम इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।